नमस्कार, मैं हूं तनुजा। आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। उत्तराखंड बोर्ड की सुधार परीक्षाएं होंगी आयोजित। 8 परीक्षा केंद्रों पर 2000 छात्र छात्राएं लेंगे भाग। 31 साल बाद चुमुक गांव के विस्थापन की उम्मीदें फिर से जिंदा। प्रशासन ने दिखाई हाथी डंगर क्षेत्र में नई जमीन। लगभग 120 परिवारों को बसाने की तैयारी। आकांक्षा हर्ज कार्यक्रम के अंतर्गत महिला स्वयं सहायता समूहों को दिया गया बढ़ावा। चंपावत में 5 केंद्रों पर संपन्न होंगी पुलिस आरक्षी भर्ती लिखित परीक्षा। रुद्रपुर के सिटी 1 कॉलोनी मुख्य मार्ग के बदहाल सड़क से लोग परेशान। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में उधम सिंह नगर में भारतीय जनता पार्टी को मिली हार के बाद पार्टी संगठन में मंथन शुरू। भाजपा अधिकृत प्रत्याशियों की जीत पर किया मिष्ठान वितरण। अब जानिए खबरें विस्तार से। उत्तराखंड बोर्ड की सुधार परीक्षा 4 अगस्त से 11 अगस्त तक होंगी, जिसमें नैनीताल जनपद में 2000 छात्र छात्राएं 8 परीक्षा केंद्रों पर भाग लेंगे। परीक्षा सुबह 10 बजे से 1 बजे तक होगी और सभी केंद्रों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। इसके लिए शिक्षा विभाग ने कवायद शुरू कर दी है। हल्द्वानी खंड शिक्षा अधिकारी तारा सिंह ने बताया कि हल्द्वानी ब्लॉक के अंतर्गत हाई स्कूल के 444 बच्चे और इंटर के 357 बच्चे, कुल 801 बच्चे परीक्षा में सम्मिलित होंगे। नैनीताल जिले के प्रत्येक ब्लॉक में एक परीक्षा केंद्र बनाया गया है। सभी केंद्रों पर कड़ी निगरानी और उचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने बताया कि परीक्षा के लिए हल्द्वानी के PM श्री राजकीय बालिका इंटर कॉलेज को केंद्र बनाया गया है। परिषदीय सुधार परीक्षा 2025 का प्रोग्राम आ गया है, जो कि 4 अगस्त से और 11 अगस्त तक परीक्षाएं चलेंगी। हल्द्वानी विकासखंड में एक परीक्षा सेंटर है हमारा, PM श्री राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, कालाढूंगी रोड, हल्द्वानी, जिसमें हाई स्कूल के 444 बच्चे और इंटरमीडिएट के 357 बच्चे सुधार परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं। कुल 801 बच्चे हल्द्वानी ब्लॉक के इस परीक्षा में सम्मिलित होंगे और परीक्षा को शांतिपूर्ण चलाने के लिए हमने पूरी व्यवस्थाएं कर ली हैं। सारी तैयारियां पूर्ण हैं और निर्विवाद रूप से हम इसको संपन्न कर लेंगे। अधिकारी ने है 2000 बच्चे पूरे जिले में और हर ब्लॉक में एक सेंटर, यानी कि 8 सेंटरों पर ये परीक्षा दे रहे हैं। नैनीताल जिले के रामनगर तहसील से लगभग 24 किलोमीटर दूर स्थित आपदा प्रभावित चुमुक गाँव के लिए आखिरकार एक बार फिर से उम्मीद की किरण जगी है। करीब 31 वर्षों से विस्थापन की मांग कर रहे इस गांव के लोगों को शनिवार को प्रशासन द्वारा रामनगर तराई पश्चिमी वन विभाग के अंतर्गत आने वाले आम पोखरा रेंज के हाथी डंगर क्षेत्र में नई जमीन दिखाई गई, जो ग्रामीणों को काफी पसंद आई है। इस जगह पर लगभग 40 हेक्टेयर भूमि, जिसे प्रशासन द्वारा चिन्हित किया गया। अगर सब कुछ ठीक रहा तो जल्द ही चुमुक गांव के करीब 120 परिवारों को स्थायी रूप से यहां बसाया जा सकता है। मेरा नाम लीला रावत। हमें यह है कि क्या कहते हैं, हम वहाँ 93 से बाढ़ आई है। हमारा तब से यहाँ से कार्यक्रम चल रहा है कि हमारा विस्थापन करो। अभी तो हमारा विस्थापन नहीं हुआ हो। आज हमें आया ऑर्डर कि तुम यहाँ देखने आओ। हाथी डंगर है और क्या कहते हैं, आम पोखरा है। जहाँ भी होगा फिर वहाँ हम तुम्हें देंगे। अब आम पोखरा में कम है तो हाथी डंगर में ज्यादा है। अब देखो हमारे लोग कहाँ लेते हैं, आम पोखरा में लेते हैं। हाथी डंगर आम पोखरा में कम हो जमीन, तो वहाँ से हमें वहाँ से यहाँ तक बता रखा। अब उधर से तो यहाँ सही है, हमारा ठीक ही है, क्योंकि हम उधर कोशिश है। इतने पानी में आए हैं, इतना पानी में आए हैं। पानी की परेशानी है। हम वहाँ ये लोग आज 4 घर आज बह जा रहे हैं, 4 घर अगले साल, पिछले साल 4-4, 5-5 घर। सारे लोग घर से बेघर हैं लोग। वहाँ 93 से घर से बेघर लोग हैं। तो कहाँ है? नीचे से इधर से कोशी है, ऊपर से वो है चट्टाने हैं। लोगों लेटरिन नहीं है, बाथरूम नहीं है, किचन नहीं है। लोग ऐसे परेशान। हमारा गांव के 1993 से विस्थापन का जो चल रहा था, उसके चक्कर में हम सब गांव वालों को लेके आए हैं। सबको दिखाना था कि गांव यहाँ पे विस्थापित हो रहा है। सबको दिखा के ना, मतलब कि बताना था कि संतुष्ट हो जाए सब, कि किसी के दिल में वो ना हो कि बिल्कुल संतुष्ट है। बहुत लंबे समय से विस्थापन की प्रक्रिया चल रही है। शासन प्रशासन द्वारा बार बार हमें भ्रमित किया गया, कभी इधर दिखाया कभी उधर दिखाया। जमीन सही से नहीं हुई, ना तो कार्रवाई सही से की गई है। तो आज ये पुनः फिर हमें यहाँ पर 50 नंबर प्लॉट पे हाथी डंगर यहाँ पर लेके आए हैं दिखाने के लिए। गाँव वाले हालांकि सहमत हैं इसमें, और
इसका लेकिन थोड़ा सा एसडीएम साहब का जो कहना है कि एक जगह पे लैंड प्रॉपर जो राजस्व लैंड है वो एक जगह पे यहाँ पे नहीं मिल पा रही, तो इसलिए 2-3 जगह पे देख रहे हैं। चिकम गांव का विस्थापन का प्रस्ताव 1993 से चल रहा है। बीच में ही हमने आम पोखरा में पहले लैंड सेलेक्ट की थी, बाद में वहाँ प्लांटेशन होने के कारण उस लैंड को रिजेक्ट कर दिया गया था। तत्पश्चात किलावली एक जसपुर की रेंज में पड़ता है, उस जगह को चिन्हीकरण किया गया था, लेकिन ग्रामवासियों के द्वारा वहां पर जाने से इनकार कर दिया गया था। अतः पुनः आम पोखरा की जो कुछ बची हुई लैंड थी उस लैंड को भी साथ चिन्हीकरण किया गया है। इसमें सभी ग्रामवासी तैयार भी हो रखे हैं। अभी सबसे बात भी हमारी चल रही है और यहाँ पर कितनी जो सामुदायिक सुविधाएं हो सकती हैं, किस प्रकार से उसको डेवलप किया जाएगा, उसके संबंध में सबको बुला के इनसे सम्मति पत्र भी लिए जा रहे हैं। आकांक्षा हर्ज कार्यक्रम के अंतर्गत महिला स्वयं सहायता समूहों को दिया गया बढ़ावा। सीडीओ ने दिए महत्वपूर्ण निर्देश। नीति आयोग भारत सरकार के निर्देशों के क्रम में आकांक्षी विकास खंड कार्यक्रम के अंतर्गत आकांक्षा हर्ज का आयोजन रुद्रपुर बेडिंग जोन एवं मेट्रोपोलिस मॉल में किया गया। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी दिवेश सासनी द्वारा कार्यक्रम में लगे स्वयं सहायता समूहों के स्टॉलों का फीता काटकर शुभारंभ किया गया। इस उपरांत उन्होंने स्टॉलों का निरीक्षण भी किया। निरीक्षण के दौरान सीडीओ ने खंड विकास अधिकारी गदरपुर को निर्देश दिए कि स्टॉलों पर राखी और तिरंगा झंडा जैसे मौसमी एवं मांग वाले उत्पादों को प्राथमिकता से रखा जाए, जिससे बिक्री में वृद्धि हो और समूहों की आय में बढ़ोतरी हो सके। उन्होंने वर्षा ऋतु को ध्यान में रखते हुए कई स्टॉलों की व्यवस्था इस प्रकार करने के निर्देश दिए ताकि बारिश में उत्पादों को कोई नुकसान न हो सके। इस दौरान सीडीओ ने स्वयं सहायता समूह के उत्पाद खरीदे और ऑनलाइन माध्यम से इसका भुगतान भी किया। उन्होंने उत्पादों की गुणवत्ता व आकर्षक पैकेजिंग और रणनीतियों पर विशेष बल देते हुए बीडीओ को निर्देश दिए कि महिला समूहों की आय में सतत वृद्धि सुनिश्चित की जाए। जनपद उधम सिंह नगर में बहुत सारे स्वयं सहायता समूह हमारे एक्टिवली बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो नीति आयोग का प्रोग्राम था आकांक्षा हाट, जिसमें हमें उनको एक मार्केटिंग के लिए ऐसे हमें स्टॉल्स लगवाने थे। तो इसके साथ साथ हमारे स्टेट की भी सीएम सशक्त बहना हमारी जो योजना है उसमें भी उनके स्टॉल्स लगते हैं। तो आने वाले समय में हमने जो आज रुद्रपुर में किया है उसको पूरे डिस्ट्रिक्ट में हम जनपद में इस तरह से स्टॉल्स लगवाएंगे एंड जितना हमारा मार्केटिंग का अवसर हम प्रदान कर सकते हैं हमारे समूह को हम करेंगे। और हमारे द्वारा यहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी भी कैसे हम मार्केट लिंकेजेस इंप्रूव कर सकते हैं, प्रोडक्ट क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हैं, उस पर भी लगातार अभी हमारी कार्य योजना पे काम किया जा रहा है। एंड जितना हमारे यहाँ पे लखपति दीदी बढ़ सकती है, जितनी इनकी लाइवलीहुड बढ़ सकता है, हम उस पर निरंतर कार्य कर रहे हैं। सर समझेंगे कि उधम सिंह नगर में और माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री के वोकल फॉर लोकल एम्फेसिस, उसके समय में भी अगर आप देखेंगे तो उधम सिंह नगर जिले में भी काफी ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे मूंज ग्रास प्रोडक्ट है। ये आज की कोई परंपरा या आज का कोई प्रोडक्ट नहीं, पहले से ही ये चीजें चलती आ रही थी। उन प्रोडक्ट्स को कैसे आज की डिमांड के हिसाब से ढाला जा रहा है, वो उस पर भी कार्य किया गया है। किस चीज की आज में डिमांड है एंड उन पुराने जो हमारे रीति रिवाज हैं, पुराने जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, चाहे वो एपन आर्ट हो, चाहे वो मूंज ग्रास हो, चाहे वो हैंडलूम हो, जैसे आपने कहा खादी से जो आगे जा रहा है, उन सभी चीजों को आज की डिमांड के हिसाब से क्या थोड़ा सा चेंजेस लाया जा सकता है और मार्केट किस चीज को खरीद रही है, उन चीजों पे हमारी तरफ से प्रयास किया जा रहा है कि वो चीजें हमारे द्वारा बनाई जाए, उनको प्रमोट किया जाए। तो इस पे भी निरंतर जिला प्रशासन कार्य कर रहा है। जैसे कि आप जानते हैं लखपति दीदी प्रोग्राम हमारे पूरे भारत में प्लस उधम सिंह जनपद में भी काफी अच्छी तरह से किया जा रहा है। हमारे यहाँ से सारी डेटा एंट्रीज हमारे NRLM कार्यक्रम के जो हमारे अधिकारियों करते हैं, लोग को इस पे बहुत अधिक नंबर्स पे किया जा रहा है। और हमारा भी यही टारगेट है, जो हमें टारगेट दिए जाए उससे दुगना यहाँ पे महिलाओं को लखपति दीदी योजना के थ्रू जोड़ सके और उनकी इनकम 10,000 से ऊपर बनाई जा सके। तो इसीलिए ये जो आज देख रहे हैं मार्केट एक्सेस इन्हें मिले, जो हम प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर रहे हैं, इनकी मार्केट लिंकेजेस क्रिएट कर रहे हैं, इन्हें कैसे हम सोशल मीडिया के थ्रू मार्केट दे सकते हैं, वो सब प्रयास ही उसी चीज के लिए है कि हम कैसे महिलाओं को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कर सके, उनकी लाइवलीहुड को कैसे हम सपोर्ट
चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय। कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। अपनों को अगली खबर देखिए चंपावत से। आयोग द्वारा आयोजित पुलिस आरक्षी लिखित परीक्षा रविवार को चंपावत के 5 परीक्षा केंद्रों में संपन्न कराई जाएगी। वहीं पुलिस अधीक्षक चंपावत अजय गणपति ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस आरक्षी लिखित परीक्षा की पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। वहीं परीक्षा को कल चंपावत में 5 परीक्षा केंद्रों पर सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक संपन्न कराया जाएगा। वहीं भर्ती परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने के लिए पर्याप्त पुलिस बल सभी केंद्रों पर लगाया जाएगा। वहीं एसएसपी चंपावत ने बताया कि परीक्षा केंद्रों में मोबाइल, डिजिटल वॉच व किसी भी अन्य तरीके का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाने की किसी को भी अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा सभी प्रतिभागी समय से अपने अपने परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे और एसएसपी चंपावत ने बताया सभी परीक्षा केंद्र सीसीटीवी कैमरों से लैस किए गए हैं। वहीं नोडल अधिकारी के द्वारा सभी परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया जा चुका है। पुलिस अधीक्षक ने बताया इस बार 1549 अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं। एसएसपी चंपावत ने सभी अभ्यर्थियों को परीक्षा के लिए शुभकामनाएं दी। कल आयोग की तरफ से जो पुलिस जो आरक्षी की जो रिटर्न एग्ज़ाम है वो चंपावत में 5 सेंटर्स में होने जा रही है। इसमें कुल 1549 बच्चे परीक्षा में उपस्थित रहेंगे। इसमें सभी जो हमारे केंद्र हैं पाँचों के पाँचों केंद्रों का नोडल अधिकारी द्वारा भ्रमण किया गया था, जिसमें केंद्र में कोई भी समस्या नहीं पाई गई। सीसीटीवीज वहाँ पे लगे हुए हैं पर्याप्त मात्रा में। वहाँ पे पुलिस की तरफ से एक सब इंस्पेक्टर, एक एडिशनल एसआई और 4 कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एक लेडी कांस्टेबल, इनकी तैनाती पर केंद्र पे की जा चुकी है तथा ट्रैफिक प्लान भी बनाया जा चुका है। इसमें सभी जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको यही अपील हम लोग करते हैं कि जो ब्लूटूथ डिवाइसेस है या मोबाइल फ़ोन से इसको सख्ती से अवॉइड करें। इनको हम लोग चेकिंग प्रिसिंग में बाहर रखा जाएगा, तो ये ना ही लेके आए। जो एनालॉग वॉच होता है उसका प्रयोग करें, डिजिटल वॉच का प्रयोग ना करें, क्योंकि उसमें आयोग की तरफ से इंस्ट्रक्शन है कि उसको रखा जाएगा। तथा अन्य कोई ऐसा डिवाइस जिससे ब्लूटूथ से कनेक्टिविटी हो वो भी अंदर प्रतिबंधित रहेगा। उसके अलावा कोई भी ऐसे भ्रामक खबर फैलाने वालों के ऊपर बिल्कुल ट्रस्ट ना करें। जो डूज और डोंट्स की जो सूची है वो अभी हमारे तरफ से यहाँ पे हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे जारी की जाएगी, उसको भी पढ़ के कल परीक्षा के दौरान उपस्थित हो। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सिंह कॉलोनी और सिटी 1 कॉलोनी मुख्य मार्ग की बदहाल सड़क से लोग परेशान। वहीं सरकार पर उठे सवाल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जहां एक और गड्ढा मुक्त उत्तराखंड का सपना साकार करने की बात कर रहे हैं, वहीं रुद्रपुर की सिंह कॉलोनी और सिटी कॉलोनी को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग खुद सरकार के दावों की पोल खोल रहा है। इस मार्ग की हालत बेहद खराब हो चुकी है, जिससे स्थानीय नागरिकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस मार्ग पर एक प्रतिष्ठित विद्यालय भी स्थित है, जहां हजारों छात्र छात्राएं पहुंचते हैं। अभिभावकों ने नाराजगी जताते हुए कहा कि सड़क की दुर्दशा के कारण बच्चों को स्कूल लाने और ले जाने में भारी परेशानी हो रही है। तो वहीं स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है विद्यालय में कई बड़े अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के बच्चे भी पढ़ते हैं, लेकिन इसके बावजूद सड़क की मरम्मत को लेकर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। नागरिकों का कहना है यदि सरकार और स्थानीय प्रशासन ने जल्दी ध्यान नहीं दिया तो जनता इसका जवाब 2027 के चुनाव में जरूर देगी। आर्यन स्कूल से बच्चे लेते हैं और पीछे भानु प्रताप से बच्चे छोड़ने जाते हैं। आना जाना हमेशा यहीं से रहता है, लेकिन इस रोड की कोई सुनवाई नहीं कर रहा कि हमेशा बच्चे स्कूल हैं और सिटी अच्छी यहाँ पे हैं, बच्चे यहाँ हमेशा आते जाते रहते हैं। बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होती है सर इस रोड से। कभी कभी ऐसा होता है टुकटुक खराब हो जाती है तो बड़े मुश्किल से बच्चे छोड़ने पड़ते स्कूल। अभी हम बच्चे स्कूल छोड़ के आए हैं, ऐसा लग रहा था कि टुकटुक ये पानी से पलटने वाली है। देखो इतने बड़े बड़े गड्ढे हो रहे हैं। ये सर जब भी हर एक सीजन में ऐसा ही होता है। थोड़ी मतलब जब भी बारिश खत्म हो जाएगी तो थोड़ा बनाएंगे, गड्ढे भरने के बाद अगली बार साथ आएगी फिर ऐसे गड्ढे हो जाते हैं। तरीके से रोड नहीं बनती है। डेली 4 चक्कर लगाने पड़ते हैं। मेरे 2 बच्चे स्कूल जाते हैं और 2 राउंड जाना पड़ता है, जाना और आना। लेकिन इतने गंदे रोड है, आधे टाइम बच्चों की यूनिफॉर्म खराब हो जाती है। कितनी बार यहाँ लोग स्लिप भी हो जाते हैं।
क्योंकि आप कोई भी एक साइड से जा रहे हो, आप क्रॉस नहीं कर सकते। और ये काफी टाइम से ऐसे ही हाल है। बीच में एक बार रोड बनी थी, वो 2 महीने बाद ही टूटना शुरू हो गई। हम लोग को नाइट भी जाना पड़ता है, तो इसके कभी कभी ऐसा जो बाइक उतर के यहाँ रुकना पड़ता है। और ऐसा नहीं, हर सीजन में रोड बनाते हैं, हर सीजन में। इसमें मुश्किल से इसको 2 से 2.5 महीना बंद हुआ। और देखो आप पैदल चलने में इतना दिक्कत आ रहा है, गाड़ी को तो छोड़ो, पैदल चलने में ज्यादा दिक्कत हो। और प्लस इसको स्कूल के बच्चे आते हैं, सबसे बड़े बड़े अधिकारी के बच्चे आते हैं इसमें, नहीं नॉर्मल है, छोटे बड़े बड़े अधिकारी का, डीएम एसपी का, सबको बच्चे बड़े स्कूल में आता है। ये हालत इस रोड की है, इससे ज्यादा बुरा दशा कोई रोड का नहीं होगा जितना इस रोड की हालत बुरा है। लेकिन ये बड़े बड़े जो अधिकारी आते हैं, सब जाते हैं, पता नहीं कैसे क्या करते हैं, कोई सूझबूझ देने वाला कोई है ही नहीं इस रोड का। बड़े बड़े इसमें विधायक लोग भी सब आते जाते हैं, कोई मतलब ही नहीं है। बड़े बड़े निगम निगम का चाहे किसी का अधिकारी, सब बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं। और इससे जो बड़ा एक लिंक इस रोड से लिंक और आगे करता है, स्कूल का 2 स्कूल है, दोनों में लिंक रोड करता है। उसमें तो सुबह 9 बजे बच्चे जब 8 बजे से आते पूरे। उधम सिंह नगर के भाजपा जिलाध्यक्ष कमल जिंदल ने कहा, चुनाव परिणामों की समीक्षा के लिए जल्दी ही एक बैठक बुलाई जाएगी, जिसमें पार्टी के सभी पदाधिकारी और संगठन के प्रमुख लोग शामिल होंगे। वहीं कमल जिंदल ने कहा, यह देखा जाएगा कि आखिर चूक कहां हुई है जिससे पार्टी को यह परिणाम मिला है। समीक्षा बैठक में हर पहलू पर विस्तार से चर्चा की जाएगी और भविष्य के लिए रणनीति बनाई जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि पंचायत चुनाव के परिणामों का 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, यदि वह स्थानीय चुनावों की जीत को 2027 की जीत का संकेत मान रही है तो यह उनकी बड़ी भूल है। कमल जिंदल ने कहा कि भाजपा एक मजबूत संगठन है और समय आने पर पार्टी अपनी रणनीति के साथ पूरी ताकत से मैदान में उतरेगी। उन्होंने दावा किया, 2027 में फिर से भाजपा की सरकार उत्तराखंड में बनेगी। नहीं, ये तो आप नहीं कह सकते। हमारे अंदर की क्या कमी है? इसकी तो हम समीक्षा करेंगे, क्या कारण रहा। हम कई जगह हमें उम्मीद थी, फिर भी हमारे, इसलिए हम पार्टी की तरफ से समीक्षा करेंगे। आखिर इतने विकास कार्य करने के बाद कहाँ हमसे चूक हुई, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। नहीं, ये तो आप नहीं कह सकते, क्योंकि जिस प्रकार चुनाव के रिजल्ट आए, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के बहुत लोग जीते और निर्दलीय प्रत्याशी जीते, और निर्दलीय प्रत्याशी में भी हमारी विचारधारा के लोग जीते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पालिका अध्यक्ष रमेश चंद्र जोशी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों की जीत पर नगर के मुख्य चौक पर आतिशबाजी करके मिष्ठान वितरण कर जश्न मनाया। वहीं पालिका अध्यक्ष जोशी ने कहा कि युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में संपन्न हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में अधिकांश भाजपा समर्थित एवं पार्टी की विचारधारा का पालन करने वाले प्रत्याशियों की विजय हुई है। वहीं भाजपा प्रत्याशियों को मिली जीत से उत्साहित कार्यकर्ताओं के द्वारा आतिशबाजी करके मिष्ठान वितरण कर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया गया। तो मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में प्रदेश में हुए विकास को इस चुनाव में मिली विजय का ठोस कारण माना है, जिसको लेकर सभी कार्यकर्ता बहुत उत्साहित दिखे और मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त कर रहे थे। तो इस दौरान मिष्ठान वितरण करने वालों में से नगर पालिका अध्यक्ष रमेश चंद्र जोशी, मंडल अध्यक्ष नवीन धामी व जिला महामंत्री सतीश गोयल, मंडी समिति अध्यक्ष नंदन सिंह के साथ बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता शामिल रहे। आज हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में एक जो विशाल हमने जीत हासिल करी है त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में, उसके फलस्वरूप आज हम भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता हम लोग यहाँ मुख्य चौराहे पे एकत्रित हुए हैं और मिष्ठान वितरण किया, आतिशबाजी करी है। और जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी का परचम पूरे प्रदेश में लहराया है, भारतीय जनता पार्टी का परचम पूरे प्रदेश में लहराया है, इसी तरीके से 2027 में भी भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। यही सब कार्यकर्ताओं का विश्वास है और हमें पूर्ण विश्वास है अपनी महान क्षेत्र की महान जनता पे कि वो हम लोगों के साथ जैसा लगातार साथ देती आई है, आगे भी हम लोगों का साथ लगातार देती रहेगी।
चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय। कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में डबल वोटर विवाद अब संवैधानिक टकराव की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस मामले में हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने वाले शक्ति बर्तवाल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने 11 जुलाई को जो आदेश दिया था कि जिन प्रत्याशियों के नाम एक से अधिक मतदाता सूचियों में है तो उन्हें चुनाव लड़ने से रोका जाए। तो वहीं शक्ति बर्तवाल का आरोप है कि अदालत के आदेश के बावजूद राज्य निर्वाचन आयोग ने 6 जुलाई के अपने पुराने पत्र को रद्द नहीं किया। कोर्ट ने इस पत्र पर रोक लगाई थी, लेकिन आयोग ने आदेश की अनुपालना नहीं की है। से कई ऐसे प्रत्याशी भी चुनाव लड़ गए जिनके नाम 2-2 जगह दर्ज हैं। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने उच्च न्यायालय में अवमानना याचिका दाखिल कर दी है तो इस याचिका में सिर्फ निर्वाचन आयोग ही नहीं बल्कि संबंधित जिला अधिकारियों, रिटर्निंग अधिकारियों और सहायक निर्वाचन अधिकारियों को भी पक्षकार बनाया गया है। वहीं शक्ति बर्तवाल का कहना है कि वह सीधे सीधे न्यायपालिका की अवहेलना, संविधान की अवमानना है। उनका कहना है कि 14 जुलाई को आयोग की पुनर्विचार याचिका खारिज हो चुकी है, इसलिए अब आयोग के पास कोर्ट के 11 जुलाई के आदेश का पालन करने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं बचा। अरे संडे के दिन जो है थोड़ा साफ सफाई। जब ये जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए ब्लॉक प्रमुख के दावेदार। देखिए, माननीय हाईकोर्ट के समक्ष हमारे 11 जुलाई को एक फैसला आया था और जिस फैसले में माननीय हाईकोर्ट की डबल बेंच ने, मुख्य न्यायाधीश की बेंच ने एक साफ कहा था कि एक से अधिक स्थानों पर जो मतदाता सूची में जिनके नाम है ऐसे प्रत्याशियों की स्क्रूटनी की जाए और वो चुनाव में प्रतिभाग नहीं कर सकते। चूंकि पंचायती राज एक्ट साफ साफ ये कहता है कि एक समय में एक ही जगह पंजीकरण की व्यवस्था है। इसके बावजूद भी राज्य निर्वाचन आयोग की लापरवाही से, राज्य निर्वाचन आयोग को माननीय हाईकोर्ट के डायरेक्शन के बावजूद भी राज्य निर्वाचन आयोग ने अपने 6 जुलाई के उस पत्र को खारिज नहीं किया जिस पत्र पर माननीय हाईकोर्ट ने स्थगन आदेश पारित किया था, जिसके संबंध में वर्तमान में ऐसे कई प्रत्याशियों का अब चयन हो चुका है जो एक से अधिक मतदाता सूची में जिनका नाम है। हमने माननीय हाईकोर्ट में एक अवमानना याचिका दाखिल कर दी है और माननीय हाईकोर्ट के समक्ष हमने ये कहा है कि जो 11 जुलाई का फैसला था उस फैसले की कंप्लाइंस आज तिथि तक माननीय राज्य निर्वाचन आयोग ने नहीं की है। यानी कि सीधे सीधे तरीके से दो संवैधानिक संस्थाओं का एक टकराव है। एक माननीय हाईकोर्ट का एक वो फैसला जो संवैधानिक रूप से और पंचायती राज एक्ट के तहत दिया गया निर्णय है, उस निर्णय को राज्य निर्वाचन आयोग का न मानना सीधे सीधे ये दर्शाता है कि संवैधानिक संकट राज्य में है। सिर्फ और सिर्फ इस वजह से फैसला न मानना कि संख्या प्रत्याशियों की अधिक हो सकती है, ये सैद्धांतिक रूप से और न्यायिक तंत्र की अवहेलना है। क्योंकि संविधान इस बात की इजाजत नहीं देता है कि किसी गलत कृत्य के लिए एक प्रक्रिया अगर बाधित होती है तो उस प्रक्रिया को बाधित किया जा सकता है, लेकिन संविधान सर्वोपरि है, न्याय सिद्धांत सर्वोपरि है। हमने पुनर्विचार याचिका जब राज्य निर्वाचन आयोग की खारिज हो गई थी 14 जुलाई को, उसी दिन राज्य निर्वाचन आयोग के पास सारे विकल्प खत्म हो गए थे। राज्य निर्वाचन आयोग के पास न तो अब पुनर्विचार याचिका का विकल्प बचा हुआ है और न ही डबल बेंच का फैसला बचा हुआ है, क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग नहीं, देखिए सारा विषय न्यायालय के अधीन है, माननीय कोर्ट के अधीन है और पंचायत एक्ट को जानने और समझने वाले इसकी अपने अपने हिसाब से इसकी व्याख्या कर रहे हैं। कानून के पक्षकार जो है इसकी अपने अपने हिसाब से व्याख्या कर रहे हैं। मुझे लगता है कि कोई बहुत बड़ी मुश्किल नहीं आएगी।